न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। अच्छा, ये जो टॉपिक है इसमें मल्टीपल डिजीज़ हैं जो हमने डिस्कस करनी है। अब ये टॉपिक आपको इतनी डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं भी है और है भी, क्योंकि क्लिनिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। FCPS पार्ट 1 में ये पूछा भी जा सकता है, लेकिन आज तक इसमें से इतने ज़्यादा चीज़ें पूछी नहीं गई। लेक्चर अगर आप गौर से सुन लेते हैं, साथ राबिया अली के पैथो वाले पोर्शन के MCQs कर लेते हैं, तो आप एक अच्छी शेप में हैं एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए। तो इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे 7 डिजीज़, 7 डिजीज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबका एक एक निमोनिक है, एक एक बज़वर्ड है जो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद वो आपको इंशाल्लाह कभी भूलेगा नहीं, अगर आप वो निमोनिक अच्छी तरह याद कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम पार्किंसंस डिजीज़ पे। अब पार्किंसंस का जो निमोनिक है वो है आपके पास PDACML। पी से याद रखना है कि ये निमोनिक है पार्किंसंस डिजीज़ के लिए। डी से याद रखना है कि पार्किंसंस में डोपामीन कम हो जाता है, डोपामीन कम हो जाता है। और डोपामीन जो है वो लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होता है ऑफ द सब्सटेंशिया निग्रा। ए से आपने याद रखना है कि ये एज रिलेटेड है, कि ज़्यादातर जितनी ज़्यादा एज होगी उतने ज़्यादा पार्किंसंस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सी से याद रखना है कॉम्टापोन, मतलब कि जो कॉम्ट इनहिबिटर्स हैं, COMT कॉम्ट इनहिबिटर्स हैं, उनके एंड पे पोन आएगा, जैसे एंटोकापोन, टोल्कापोन। तो वो पूछ सकते हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो वो कॉम्ट इनहिबिटर्स हैं। फिर है माओजिलीन, माओजिलीन जो MAO इनहिबिटर्स हैं उनके एंड पे जिलीन आएगा, जैसे सिलेजिलीन। और L से आएगा ल्यूई बॉडी, ल्यूई बॉडीज होती हैं इसमें। जब आप देखते हो ब्रेन के अंदर तो इंट्रासेलुलर इयोसिनोफिलिक इंक्लूजन्स होती हैं ऑफ अल्फा साइन्यूक्लियन, ये प्रोटीन है जिसकी ये लुई बॉडीज बन रही हैं इस केस में। तो पूछा तो इनमें से ही जाएगा ज़्यादातर जो इम्पॉर्टेंट है। इसका मैकेनिज्म आपको पता है कि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जब जाते हैं तो पीछे एसिटाइलकोलिन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। अब इसको डिटेक्ट करने के लिए जो निमोनिक है, डायग्नोज करने के लिए क्लिनिकली, वो है ट्रैप, TRAP। टी से आ जाते हैं आपके पास ट्रेमर्स, जो कि होते हैं पिल रोलिंग, पिल रोलिंग। आर से आ जाता है आपके पास रिजिडिटी, जो कि होती है कॉग व्हील रिजिडिटी, कॉग व्हील। ए से आ जाता है आपके पास एकाइनेजिया या ब्रेडिकाइनेजिया, मतलब कि बंदा बहुत स्लो होगा काम करने में। और पी से आ जाता है आपके पास पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, कि बंदा अपना पोस्चर मेंटेन नहीं कर सकता। और एस से आ जाता है ट्रैप्स निमोनिक, एस से आ जाता है शफलिंग गेट। तो पार्किंसंस के अगर आपको ये 2 निमोनिक याद हैं तो इससे आपके सारे MCQs जो आ रहे हैं मोस्टली रिपीट होंगे, ठीक है, वो इनमें कवर हो जाएंगे। बाकी आप राबिया अली के MCQs करें तो उसमें कोई अगर कमी बेशी होगी तो वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका एक निमोनिक PDACML और इसको डायग्नोज करने के लिए ट्रैप्स। अब हम चलते हैं अगले पे, जो है हंटिंगटन डिजीज़, या इसको हम कहते हैं हंटिंगटन कोरिया। अच्छा, हंटिंगटन डिजीज़ या हंटिंगटन कोरिया का जो निमोनिक है आपने याद रखना वो है MS केज्ड, केज्ड। M से याद रखना है आपने कि मूड, मेमोरी एंड मूवमेंट डिसऑर्डर है ये, मतलब कि इंसान को डिमेंशिया हो रहा होगा, उसकी मूवमेंट्स हो रही होंगी बॉडी की,
रेपिटेटिव मूवमेंट्स होंगी और मूड से आपने याद रखना है कि इसके अंदर अग्रेशन और डिप्रेशन, ये दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, मूड, मेमोरी एंड मूवमेंट का डिसऑर्डर है। उसके बाद आपके पास आ जाता है केज्ड। केज्ड से क्या याद रखना है? CAGED। सी से याद रखना है कि कॉडेट न्यूक्लियस जो होता है आपका बेसल गैंग्लिया, उसकी एट्रोफी हो जाती है। ए से याद रखना है कि एसिटाइल कोलिन जो है वो इसमें कम होती है, जैसे कि पार्किंसनिज्म में डोपामीन कम थी, इसमें एसिटाइल कोलिन कम है। और फिर ए से एक और चीज़ याद रखनी है आपने, एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन क्या चीज़ होती है? एंटिसिपेशन होती है कि अगर एक इंसान की फैमिली में एक बंदे को हंटिंगटन डिजीज़ थी और फ़र्ज़ करें कि उसको हंटिंगटन डिजीज़ ज़ाहिर हुई एट द एज ऑफ 40, तो अगले बंदे में, उसके ख़ानदान में अगर आ रही है हंटिंगटन डिजीज़, तो वो ज़ाहिर हो जाएगी एट द एज ऑफ 38, 35, 40 से कम की एज में कहीं पे वो डिजीज़ ज़ाहिर हो जाएगी। ये है एंटिसिपेशन। जी से याद रखना है कि इसमें गैबा भी कम होता है, तो दो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स कम है। ई से याद रखना है कि एक्सेसिव डोपामीन है, ई और डी से, मतलब कि दो न्यूरोट्रांसमीटर्स कम हैं, दो न्यूरोट्रांसमीटर्स कम हैं और एक न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा है, डोपामीन। ये है हंटिंगटन डिजीज़। हंटिंगटन डिजीज़ में जो इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है कि ज़्यादातर डिजीज़ होती है इन द एज ऑफ 20 to 50 ईयर्स। बस हंटिंगटन डिजीज़ के बारे में यही है जो आपने याद रखना है। अब हम चलते हैं अगली डिजीज़ जो कि है अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर किससे शुरू हो रही है? ए से, तो इसका निमोनिक भी ए ही है। ए से आपने याद रखना है कि ये अल्जाइमर की निमोनिक है। अगली चीज़ जो आपने याद रखनी है, ये होता है एजेड लोगों में। अल्जाइमर एजेड लोगों में होता है। साथ जो अगली चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि ये APP रिलेटेड होता है, यानी कि APP जो प्रोटीन है वो होती है ऑन क्रोमोसोम नंबर 21। तो अल्जाइमर्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है विद डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में ये छोटी एज में भी हो जाता है अगर किसी बंदे को डाउन सिंड्रोम हो। फिर ए से याद रखना है कि इसमें होती है एट्रोफी ऑफ सेरिब्रम। और इसमें अल्फा बीटा एमाइलॉइड प्लेक्स होते हैं और एग्रीगेट्स ऑफ टाउ प्रोटीन्स। अगली बात कि एसिटाइल कोलिन इसमें हो जाता है कम, और इसको कंफर्म करने के लिए आपको हमेशा ऑटोप्सी करनी पड़ती है, मतलब कि पोस्टमार्टम। तो ये है आपकी अल्जाइमर डिजीज़। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें अल्जाइमर एसोसिएटेड प्रोटीन होती है, ऑल्टर्ड प्रोटीन, ApoE2 एंड ApoE4। जो E2 है वो रिस्क कम कर देती है अगर हो एक इंसान में, और E4 जो है वो रिस्क बढ़ा देती है। ये है टोटल एल्जाइमर्स। एल्जाइमर है, एजेड में होती है, APP रिलेटेड होती है, क्रोमोसोम 21 के साथ एसोसिएटेड है, तो डाउन सिंड्रोम में ज़्यादा होगी और जल्दी होगी। एट्रोफी ऑफ सेरिब्रम होती है इसमें, मतलब कि जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स हैं उसकी एट्रोफी हो जाती है। साथ अल्फा बीटा एमाइलॉइड प्लेक्स होते हैं, एग्रीगेट्स ऑफ टाउ प्रोटीन्स होते हैं, एसिटाइल कोलिन कम होता है और ऑटोप्सी है।
इसकी मेन तरीका इसको पहचानने का कि अल्जाइमर्स है कि नहीं। और इसमें बेसिकली होता भी यही है कि एल्डरली लोगों में इसमें मेमोरी के डिसऑर्डर्स आने लग जाते हैं, डिमेंशिया होने लग जाता है। तो ये होगी आपकी अल्जाइमर डिजीज। अब चलते हैं अगली, जो कि है फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया या पिक्स डिजीज। अब आता है फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। नाम से ही पता चल रहा है कि फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब इन दोनों की डीजेनरेशन है। एक तो चीज़ हो गई ये। दूसरी चीज़ जो इसमें याद रखनी है वो याद रखनी है कि फ्रंटोटेम्पोरल ओ बहुत ज़्यादा है तो राउंड टाउ प्रोटीन्स होंगी इसमें, ठीक है। इनको हम लोग कह देते हैं पिक्स बॉडीज। पिक्स बॉडीज, राउंडेड टाउ प्रोटीन्स को पिक्स बॉडीज कह देते हैं। और अगली चीज़ जो याद रखनी है ना इसमें वो ये है कि पहले आपके बिहेवियरल और लैंग्वेज के साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे, कि पहले बिहेवियर ख़राब होगा और लैंग्वेज के डिसऑर्डर्स आएंगे, उसके बाद में जाके डिमेंशिया होगा। तो ये इसका एक बेसिक डायग्नोस्टिक पॉइंट है। ये हो गया फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया या पिक्स डिजीज। अब चलते हैं लुई बॉडी डिमेंशिया की तरफ। लुई बॉडी डिमेंशिया जो है वो तो आपने सिंपल हेल्यूसिनेशन से याद रख लेना है। हेल्यूसिनेशंस कि अगर हेलुसिनेशंस हैं साथ उसको डिमेंशिया है तो वो लुई बॉडी डिमेंशिया होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वेस्कुलर डिमेंशिया। वेस्कुलर डिमेंशिया में क्या है कि आपका स्टेप वाइज डिटीरियोरेशन है, कि मल्टीपल आर्टीरियल इन्फार्क्ट्स होते हैं, और स्टेप वाइज कॉग्निटिव एबिलिटी में कमी है। अब इसमें भी जो है पहले कॉग्निशन खराब हो रही है, बाद में जाके लेट डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्रुइट्सफील्ड जेकब डिजीज। अब क्रुइट्सफील्ड जेकब डिजीज जो है इसको हम लोग, दूसरा नाम है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। पूछा कभी नहीं गया लेकिन चले बैक ऑफ द माइंड रख लें। ये मैड काउ डिजीज जो होती थी ना वो ये थी, मैड काउ। इससे आपको याद रह सकता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है कि एक तो डिमेंशिया होगा और साथ एक क्विक मूवमेंट होगी जिसमें आपने मायोक्लोनस क्या है, मायोक्लोनस। एक तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इसमें याद रखनी है ना वो ये है कि इसमें आपकी इंक्रीज्ड 14-3-3 प्रोटीन होती है इन CSF। बस ये दो चीज़ें आप याद रख लें, ठीक है, तो आपका गुजारा हो जाएगा। फिर तीसरी चीज़ एक अगर याद रखनी है तो एक याद रख लें कि प्रायोन्स होते हैं। प्रायोन्स डिमेंशिया के साथ मायोक्लोनस, क्विक मूवमेंट होती है हैंड की जैसे, और 14-3-3 प्रोटीन इन CSF ज़्यादा होती है। तो ये हैं आपकी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस। बहुत इजी टॉपिक है अगर आप इसको तरीके से याद करेंगे। अगर आप